हेलो गाइस। मेरा नाम अंशुमान है और मैंने 2018 सिविल सर्विसेज में मेरी 356 रैंक आई थी और फॉरेस्ट सर्विसेज इन दैट सेम ईयर 11th रैंक आई थी। और 2017 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने इंटरव्यू स्टेज तक गया था लेकिन फाइनली हुआ नहीं था। उस बार मेरे फिजिक्स में 322 मार्क्स थे आउट ऑफ 500। और इस बार 2018 में मेरे 317 मार्क्स थे आउट ऑफ 500। और इस बार जो फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरी सिलेक्शन हुई थी और 11th रैंक आई थी उसमें फिजिक्स का बहुत कंट्रीब्यूशन था। उससे 277 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। तो डेफिनेटली मेरी जो फिजिक्स की जर्नी रही है, फिजिक्स ऑप्शनल को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैंने कोचिंग फिजिक्स की थी। दो मैंने जीएस की कोचिंग नहीं की थी, टेस्ट सीरीज किया था, लेकिन मैंने फिजिक्स की बाकायदा कोचिंग भी की थी और टेस्ट सीरीज भी की थी डायस में, वाजपेयी सर के अंडर। तो डेफिनेटली मेरी फिजिक्स की जर्नी कैसी रही, या फिर फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर जो जो चैप्टर्स हैं किस बुक से आपको पढ़ना है, या फिर कहाँ से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, क्या गलती करते हैं लोग बाग जो फिजिक्स में नहीं करना चाहिए, या फिर लेट से आपका स्कोर 260 270 के आसपास आ चुका है, अब आप चाहते हैं कि उसको इंक्रीज करके अराउंड 320 330 आए, कि आप 50 मार्क्स 40 मार्क्स का इंक्रीज चाहते हैं, तो फिर एट दैट स्टेज आपका उतना लेवल हो चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और फिर जो मेरे से पहले जिन्होंने परफॉर्म किया, मेरे साथ परफॉर्म किया, तो रफली 330 तक मार्क्स आ जाते हैं। अब फिजिक्स उतना तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली करता है। और ये कहने वाली बात होती है कि कुछ ऑप्शनल स्कोरिंग होते हैं कुछ नहीं होते हैं, डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ता है ऑप्शनल टू ऑप्शनल। लेकिन कोई अगर मार्केट में ये कहता है कि इस ऑप्शनल में 300 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है, तो डेफिनेटली आप वो केवल कहने वाली बात होती है, क्योंकि लोग बाग के हर ऑप्शनल में नंबर आए हैं तो हर ऑप्शनल में निकलते हैं। हाँ, कुछ ऑप्शनल में ठीक है, मे बी ईयर टू ईयर डिपेंड करता होगा, 10 मार्क्स 15 मार्क्स ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल आप स्टैंड आप ये बोलेंगे कि आपका इस ऑप्शनल की वजह से रह गया या इस ऑप्शनल में कोई खोट है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर ऑप्शनल से टॉपर्स निकलते हैं। आप टॉप 100 में देखेंगे तो सारे ऑप्शनल वाले लोग रहते हैं। अब जो काम की बात है फिजिक्स ऑप्शनल की, डेफिनेटली वो मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स ऑप्शनल चूज क्यों किया, तो मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का ही था। मैं आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में मेरा ग्रेजुएशन था, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड की वजह से मैंने फिजिक्स उठाया था। और भी डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सिलेबस क्लियर कट होना चाहिए, ये नहीं कि अब कुछ भी पूछा जाए, तो क्लियर कट सिलेबस होना चाहिए, वो फिजिक्स में था। साथ में स्कोरिंग भी होना चाहिए, वो डेफिनेटली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मैंने देखा वो फिजिक्स इंश्योर करता था। सिलेबस कॉन्साइज है और ऑब्जेक्टिविटी। अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे कुछ ऑप्शनल ज्योग्राफी हिस्ट्री में होगा कि अच्छा आपने आंसर लिखा, अच्छा आंसर है, लेकिन हाँ इससे भी अच्छा पॉसिबल है, इससे भी अच्छा पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे सब्जेक्टिविटी काफी होती है। ऑब्जेक्टिविटी है भाई साहब, आपका न्यूमेरिकल का आंसर अगर 6 है आ गया तो आ गया बस। अब उसमें ये नहीं होगी कि इससे बेटर आंसर, डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव है, सही है या गलत है, वो बाइनरी चलता है। यहाँ पे वो क्वालिटेटिव वाला हिसाब नहीं है कि इससे बेटर भी हो सकता है, इससे बेटर भी हो सकता है, या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, किसी को आपका आंसर अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। डेफिनेटली वो वाला यहाँ पे कोई सा भी अफेयर नहीं है। और साथ में करंट अफेयर्स का भी कोई गेम नहीं है कि एक बार आपने इंश्योर कर लिया कि फिजिक्स में आपके नंबर आ रहे हैं तो वो हर साल आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है। एक बार आपने वो आपकी लेवल अचीव हो गया तो उसके बाद डेफिनेटली आपके नंबर निकलेंगे। तो करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं, एक बार वो लेवल अचीव हो गया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि डेफिनेटली आपको ही खुद पता चल जाएगा, एक बार अगर आपने अटेम्प्ट दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर इस रेंज में होंगे, मतलब 15-20 के विंडो में, कि हाँ 315 से 330 के बीच में होंगे, या 300 से 320 के बीच में होंगे, या फिर 250 से 270 280 के बीच में होंगे। रफली ये रेंज पता चल जाता है। उतना भी टफ नहीं होता है, कि उतना भी नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं 300 प्लस आएगा और आपका आ रहा है 250, इतना नहीं होता। अगर आपके 250 आ रहे हैं डेट मीन्स कि आपका लेवल ही वो 250 वाला है, मतलब 250 260 270 वाला। क्योंकि अगर नंबर इस ऑप्शन में अगर आपके नहीं आ रहा है डेट मीन्स कि हाँ कहीं ना कहीं तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि क्लियर कट है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ मेरे में भी कुछ कमी थी, डेफिनेटली धीरे धीरे पता चलते गया, टेस्ट सीरीज में इंप्रूव करते गया, नंबर निकले हैं, नंबर निकलेंगे भाई साहब इस ऑप्शनल में। मतलब 330 तक तो डेफिनेटली गारंटेड। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ जितना मैंने जितना अचीव किया उतना तो आप डेफिनेटली ला सकते हैं, बशर्ते आप उतना मेहनत कर लें और उस डायरेक्शन में आप काम कर लें। तो डेफिनेटली ये मैंने बता दी, ऑब्जेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा, सिलेबस क्लियर कट है, स्कोरिंग है, करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, और मेरा डेफिनेटली बैकग्राउंड था तो इसलिए मैंने चूज़ किया था। तो अब यहाँ पे बात रही कि अब फिजिक्स ऑप्शनल की मेरी जर्नी कैसी रही, तो डेफिनेटली अगर मैं जर्नी को डिवाइड करूंगा कि जब भी मैंने अटेम्प्ट दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी जर्नी को 4 स्टेज में डिवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं डेफिनेटली चैप्टर वाइज भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, या फिर वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि डेफिनेटली आपका स्कोर अगर इतना आ रहा है तो फर्दर आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं स्टेज वाइज डिस्कस करता हूँ कि डेफिनेटली आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स ऑप्शनल तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपका ऑलरेडी फिजिक्स ऑप्शनल
सुन रहे हैं और काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन और उसके बाद आपको फर्दर इंप्रूव करना है, उस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो रफली टुवर्ड्स द एंड देखिएगा, 5 से 7 मिनट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब पहला जो स्टेज हुआ आपका, टोटल में अगर 4 स्टेज में डिवाइड करूँ, तो पहला जो आपका स्टेज हुआ वो हुआ कि लेट्स से अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, अभी डाइस ही पर्टिकुलर कोचिंग है इंडिया में, एक ही जो मतलब काफ़ी फेमस है, तो वहाँ के जो वाजपेयी सर के नोट्स हो गए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बाकायदा आप यूपीएससी फॉर्मेट में ही आंसर लिख रहे हैं, मतलब यूपीएससी फॉर्मेट की वैसे कॉपी आपको मार्केट में मिल जाएगी जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन होता है, फिर उस कॉपी में बाकायदा उस तरह से आंसर कर रहे हैं एज इफ कि वो लेट से एग्जाम में पूछा जाता है और आप उसको आंसर कर रहे हैं। तो अगर क्लास नोट्स आपका फिंगर टिप्स पे आ गया और साथ में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बाकायदा आप यूपीएससी फॉर्मेट वाले नोटबुक पे लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये लेवल तो इंश्योर हो गया कि अगर 500 में लगभग 250 से 300 नंबर का जो सवाल होता है वो प्रूफ ही आता है, घिसा पिटा, कि हाइड्रोजन एटम का वो रिडबर्ग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ करो, या फिर एंगुलर मोमेंटम का जो आ जाएगा घिसा पिटा सवाल किया, चाहे एल स्क्वायर का ये होता है एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, तो वो प्रूफ करो। तो ये घिसा पिटा सवाल जो चलते आता है वो 250 से 300 नंबर होता है पूरे 500 में से। तो आपने अगर क्लास नोट्स अच्छे से कर लिया और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बाकायदा यूपीएससी फॉर्मेट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो डेफिनेटली आपका प्रूफ वाला पार्ट तो कभी गलत नहीं होगा। तो 250 से 300 नंबर वाले जो सवाल होंगे 500 में से, वो तो आपके अच्छे से हो गए। अब केवल जो बात बच रही है वो है न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल में क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल आया है तो वो न्यूमेरिकल डेफिनेटली आप प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन बस प्रीवियस ईयर से आपको ये आइडिया मिल गया तो यूपीएससी रफली इस लाइंस पे न्यूमेरिकल पूछता है। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं, दोनों पेपर में 4-4 चैप्टर, तो 8 चैप्टर की एक किताब उठानी है, टोटल 8 किताब हो जाएगी, और उन 8 किताब में से जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं जो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेवेंट है, जो उस 8 किताब में कोई भी आप किताब उठाए, जैसे एस सी वर्मा उठाएंगे आप क्वांटम मैकेनिक्स में, अब क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक है एस सी वर्मा की, उसमें जितने भी चैप्टर हैं जो सिलेबस से मिलता है वो चैप्टर को आपने मार्क कर लिया, उन चैप्टर के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको आपको बाकायदा सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट जो यूपीएससी में जो न्यूमेरिकल आ चुके हैं उस टाइप के भी कुछ न्यूमेरिकल उस बुक में होंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका वो अब ज्यादा चांस हो जाएगा कि कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपका सही होगा। कुछ कुछ कभी न्यूमेरिकल वैरी भी करता है, जो कभी नहीं आया उस टाइप का न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, तो कुछ कुछ वैसा भी प्रैक्टिस करना है। तो यहां से क्या होगा कि आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिए तो 2 इंपॉर्टेंट चीज हो गया, एक तो हो गया कि आपका जो घिसा पिटा प्रूफ आता है, दूसरा न्यूमेरिकल। तो घिसा पिटा प्रूफ अगर लेट से सर के क्लास नोट्स पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, वो आपके फिंगर टिप्स पे है, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूपीएससी वाले फॉर्मेट वाले कॉपी पे प्रैक्टिस कर लिए, जो आपका स्टेज 1 था, तो वहां से आपका प्रूफ जो घिसा पिटा आना है जो, वो तो अच्छे से निकल गया आपका। अब दूसरा स्टेज हो गया आपको जब आपकी कोचिंग खत्म हो गई, तो अब जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं तो जिस दिन आप क्लास से आए तो जो सर का नोट्स रहा तो बाकायदा उसको 3-4 घंटे में अच्छे से प्रैक्टिस करके आप उसको फिंगर टिप्स पे याद कर लिए, बाकायदा फिर धीरे धीरे रिवीजन भी करना होगा, और साथ में हाथ की हाथ जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी था उसको अपने प्रैक्टिस कर लिया बाकायदा यूपीएससी वाले फॉर्मेट पेपर पे। अब जैसे कोचिंग खत्म हो गई तो बीच में कभी 1-2 महीना निकाले और उसमें हर एक हफ्ता दिए, और एक हफ्ता लेट से दिए, तो आज ये एक हफ्ता क्वांटम मैकेनिक्स को दिए, उसमें सारा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। उसी तरह अगली बार एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का कर लिया अगले हफ्ता। तो वो हो गया कि आप अच्छा सेकंड स्टेज में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किसी भी बुक के हर चैप्टर के एक बुक पकड़नी है और उस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, केवल सॉल्व एग्जाम्पल। मैं क्लियर कर रहा हूँ, सॉल्व पे बड़ा स्ट्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्व ही इतने होंगे कि आप शुरू में बहुत जोश होगा कि हाँ अनसॉल्व भी कर लेंगे, अगर है उतना जोश कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सॉल्व भी कर लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि सॉल्व भी अच्छा खासा होगा। गर्ग बंसल घोष जो आप थर्मोडायनामिक्स को उठाओगे तो उसमें कम से कम 1000 न्यूमेरिकल होगा। अब 1000 गुना 8 करोगे, अगर 8000 न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो अच्छे से बाकायदा, तो डेफिनेटली काफी आप एज ले चुके हो, उतना ही कर लो अगर, तो भी आपका लेट से 300 प्लस स्कोर तो इंश्योर हो रहा होगा। तो सेकंड स्टेज हो गया न्यूमेरिकल का। तो मैंने बता दिया कि अच्छा जो कौन कौन सी बुक है हर चैप्टर की, वो डेफिनेटली मैं आने वाले सेक्शन में बताऊंगा जब मैं इंडिविजुअल चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। उसका थर्ड स्टेज आपका होता है जब आपने ये 2 स्टेज कर लिया कि आप कोचिंग कर चुके हो, कोचिंग का नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बाकायदा यूपीएससी फॉर्मेट वाले पेपर पे प्रैक्टिस कर लिया है, आप हर चैप्टर की एक बुक पकड़ के उसके सॉल्व एग्जाम्पल जो भी है, जो भी न्यूमेरिकल उसको सॉल्व कर चुके हो। अब आ गया वो स्टेज, इतना आपको प्रीलिम्स तक करके रखना है। अब इतना हो गया, उसके बाद जैसे प्रीलिम्स के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या करोगे, रिवीजन करोगे जितना आपने पढ़ रखा है, और साथ में सेल्फ नोट्स भी बनाओगे, और फिर
इतना रिवाइज करके फिर आप संडे को टेस्ट देने के लिए जाओगे। ये आपका थर्ड स्टेज रहा। इसमें क्या होगा कि जो एरिया आपका वीक रह गया वो स्ट्रांग होगा। कुछ प्रूफ में होगा कि होता है कि लेट से आपको प्रूफ तो कर लोगे, लेकिन अब है कि 1-2 मार्क्स आपके और बढ़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम डाल दो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दो, अच्छे से प्रेजेंट कर दो, या कुछ भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिख दो। जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको टेस्ट सीरीज के डिस्कशन से सीखने को मिलेगी, तो वहां पे आपको वो एडिशन होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो और वो चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। साथ में कुछ न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल आपके जब टेस्ट सीरीज में जाओगे तो गलत होंगे, तो डेफिनेटली आपका एक्सपोजर बढ़ते जाएगा। ये आपका तीसरा स्टेज हुआ। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन मिसकंसेप्शन मार्केट में ये होती है कि फिजिक्स लेट से जो आईटी के एस्पिरेंट होते हैं या फिर जिन्होंने आईटी के पास आउट होंगे, उनमें ये मिसकंसेप्शन होती है कि हाँ वो आईटी जेई टाइप का है, लेकिन बिल्कुल भी आईटी जेई टाइप का नहीं है। मतलब भाई साहब, आपको हाइड्रोजन एटॉम अगर लेट से जो प्रूफ है वो आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है, आप कितने भी तेजाब आदमी हो, तो भाई साहब आपको वहां पे 25 में से 2-3 नंबर मिलके ही आपका गेम वहां खत्म हो जाएगा। तो वो फिंगर टिप्स पे होना काफी जरूरी है। और तो ये आपका टेस्ट सीरीज का रोल हो गया कि आप रिवाइज करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे, टेस्ट सीरीज देने जाओगे। और सेल्फ नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। जो चौथा स्टेज है कि लास्ट टाइम रिवीजन, जब एग्जाम आ गया तो लास्ट मंथ में रिवाइज करोगे, या फिर जब जिस दिन पेपर उसके 2-3 दिन पहले रिवाइज करोगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका फोर्थ स्टेज हो गया। क्योंकि अगर वो नहीं करके जाओगे तो जो प्रूफ वाला पार्ट है, लेट्स से हाइड्रोजन एटम का आ गया प्रूफ, आपको फिंगर टिप्स में नहीं रटा हुआ है कि आपको स्टार्टिंग का स्टेप क्या, एंड का स्टेप क्या, बीच के 2-3 स्टेप क्या, वो आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है। तो आप बकायदा आप अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने जाओगे तो उतने टाइम में नहीं होगा। आप आईटीजे की IR1 भी हो तो आपसे नहीं होगा अगर फिंगर टिप्स भी याद नहीं कर रखा। ये बात एकदम अच्छे से गांठ बांध के एकदम समझ लेनी है कि ये चीज नहीं हो सकती है। ये आपको करके जाना, आपको हर पहला स्टेप, एंड का स्टेप, बीच का 1-2 स्टेप आपको याद होना चाहिए। फिर क्या होगा कि लेट से आप भूल भी जाओगे तो भी आप भर लोगे, और लेट से अगर याद भी है तो भी वो जो प्रूफ जो आपको लेट से 15 मिनट में करोगे, आप 12 मिनट में कर लोगे, आपका 3 मिनट बचेगा, तो हो सकता है आपका एक ज्यादा न्यूमेरिकल सही हो जाए, जिसके चलते लेट से स्केलिंग होती है तो आपके 10-15 नंबर बढ़ जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूफ आपके फिंगर टिप्स पे होना। और वो फिंगर टिप्स पे तभी होगा जब लास्ट टाइम भी रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप पूरा सर का अगर नोट्स रेफर कर रहे हो तो पूरा 500-400 पन्ने का नोट्स पॉसिबल नहीं होता रिवाइज करना। 50 से 100 पन्ने का पॉसिबल होता था। 50 से 100 पन्ने का अपना खुद का नोट्स होगा, आपको पता है कि अच्छा मैक्सवेल जो चारों जो लॉ है वो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो, डेफिनेटली आप वो नोट्स में नहीं डालोगे, या उसका क्रिटिकल स्टेप एक डाल दोगे कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये वाला थ्योरम यूज करके 2 स्टेप ही आप अपने नोट्स में डालोगे। जो आपको लगेगा कि हाँ ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज अपने नोट्स में अच्छे से डालोगे। तो कुल मिला के बस यही चीज है। तो सेल्फ नोट्स बनाना और एंड का रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा जर्नी होता है जब आप एक फिजिक्स ऑप्शनल या साइंस ऐसा ऑप्शनल उठाए हो, स्पेशली अगर फिजिक्स उठाए, तो ये आपकी पूरी जर्नी रहेगी। अब है कि हर जर्नी में क्या क्या गलती करते हैं, या फिर एक बार मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर एंड में डिस्कस करूंगा लोग बाग हर स्टेज में क्या क्या गलती करते हैं, और एंड में फिर डिस्कस करूंगा कि लेट से आपका रफली आपका लेवल अगर 270-280 का हो गया, उसके ऊपर कैसे उठाएं। क्योंकि किसी भी ऑप्शनल में 250 नंबर तक स्कोर करना बड़ा आसान काम है। मतलब वहां तक अगर ला रहे हो तो कोई मेहनत वाला काम नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं है। 250 नंबर अगर लेट से आपको अगर सिविल सर्विसेज में अगर आईएएस की ही तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस रैंक चाहिए, तो 250 नंबर कुछ भी नहीं है। 300 नंबर के नीचे गेम ही खत्म हो जाती है। मतलब 300 से नीचे है तो मतलब ऑप्शनल में आप ऐसे ही आउट हो। तो अगर लेट से 270-280 आ रहे हैं, उसको इंक्रीज करके अगर आपको 330 या 320 का स्कोर लाना है, तो उसके लिए एडिशनल आपको क्या करना होगा वो मैं टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा। तो अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका मैं पेपर वाइज ही बात करूंगा। पेपर 1 में आपके 4 चैप्टर हुए, पेपर 2 में आपके 4 चैप्टर हुए। तो पेपर 1 में जो मैकेनिक्स है, पहला जो चैप्टर है पेपर 1 के सेक्शन ए का पहला जो चैप्टर है मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स आप जनरली देखोगे प्रूफ वाइज ऐसे छोटा चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, वो आपके कम टाइम में ही हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 बुक मैंने रेफर की थी, डीएस माथुर और जेसी उपाध्याय। अब जेसी उपाध्याय केवल मैंने सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग और रोटेशन के लिए रेफर किया था, और डीएस माथुर बाद बाकी टॉपिक्स के लिए जैसे रिलेटिविटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और भी कुछ कुछ रोटेशन के लिए भी, और इवन 1-2 और हैं जैसे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए मैंने डीएस माथुर रेफर किया था। अब डीएस माथुर में बहुत सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं, सारे बनाने जरूरी नहीं है, एक टाइप के एक न्यूमेरिकल बनाएगा, क्योंकि उसमें कम से कम 2000 से 3000 न्यूमेरिकल है। अब सारे बनाने के लिए बैठ जाओगे तो काम खत्म है। तो रिलेटिविटी वगैरह के सारे बना लेना, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी के कुछ कुछ सिलेक्टिव बनाना कि हाँ हर टाइप के एक बना लेना, बाद बाकी की हर टाइप के एक बना लेना। जेसी उपाध्याय में कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो सारे के सारे बना लेना जो भी मैंने रिलेवेंट सेक्शन बताया, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग हो गया, या फिर आपका सेंटर फोर्स प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपका रोटेशन हो गया।
अब मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स में मैंने 2 बुक रेफर की थी। घटक मैंने की थी, घटक कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए किया था, जैसे होलोग्राफी हो गया, लेजर हो गया, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ लेजर, और 2 लेवल लेजर क्यों नहीं वर्क करता है, 3 लेवल लेजर, रूबी लेजर, ये सब सिलेबस में है। तो डेफिनेटली ये घटक में दिया हुआ तो मैंने केवल नोट्स बनाने के लिए रेफर किया था, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम किया था। जो भी चैप्टर यूपीएससी के सिलेबस से क्लास करता है, मैक्सिमम सारा चैप्टर यूपीएससी के सिलेबस में ही है, तो सारा सॉल्व एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर लिया था। लगभग 300 से 400 सॉल्व न्यूमेरिकल्स होंगे, या इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 500 के आसपास। वो 500 को मैंने सॉल्व किया था, और इतना मतलब आप मान सकते हैं कि अगर लेट से ऑप्टिक्स से 2 साल में 1 साल इसी किताब से सवाल उठ के आता है, उठ के आता है, मतलब उठ के आता है, वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, डायरेक्ट उठ के आता है। तो अगर ये बुक बना के आप जा रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा, ये मैं आपको मतलब साफ साफ बता रहा हूँ। ये बुक के आप छोड़ के जा रहे हैं, गलती से उस बार उसी से उठ के आया है, तो आपका मतलब 10-15 नंबर का तो आप गेम ऐसे ही हो गया आपका। क्योंकि एक भी आप न्यूमेरिकल आप ज्यादा सही कर लेंगे, आप उस स्टेज पे खेल रहे हैं कि आपका मार्क्स 300 प्लस है, उस स्टेज पे आपको अगर एक भी न्यूमेरिकल सही होता है तो फिर आपके नंबर 10 नहीं थोड़ा ज्यादा ही बढ़ते, क्योंकि स्केलिंग का इतना फर्क पड़ता है। स्केलिंग का फर्क में इतना पड़ता है कि आप 300 प्लस वाले खिलाड़ी हो तो भाई साहब आपका 10 नंबर भी आप ज्यादा न्यूमेरिकल सही करोगे ना, तो आपके 10 नहीं 15 नंबर तक भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन आप 250 पे खेलते हो तो आप एक न्यूमेरिकल भी सही करोगे तो आपके 5 नंबर बढ़ेंगे। स्केलिंग का इतना फर्क होता है, आप जितना नीचे जाओगे, मतलब स्केलिंग का ये होता है, आप जितना नीचे जाओगे तो आपके नंबर और कम होते जाएंगे, और जितना ऊपर हो तो डेफिनेटली और वो बूस्ट करता है। तो 250 तो 300 के रेंज में वही होता है कि एक न्यूमेरिकल ज्यादा सही करोगे तो आपके हाँ रफली वही 7-8 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ 300 प्लस पे आप खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप वो रेंज में आ चुके हो कि हाँ एक ज्यादा न्यूमेरिकल भी सही है तो आपका नंबर एक्सपोनेंशियली भागेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्केलिंग वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो डेफिनेटली अब जो भी फैक्टर यूज करते हैं वो अलग बात है, वो तो अब डिबेट वाला मैटर हो गया, यूपीएससी 2 डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन वो तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही होता है, कोई सा भी आप बर्नौली थ्योरम यूज करो चाहे कोई सा भी करो। अब तीसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें ग्रिफिथ आप अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूज कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे बढ़िया आपको कोई किताब नहीं मिलेगी, और इंडियन ऑथर्स में तो केवल भसड़ है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप ग्रिफिथ्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज कर सकते हो। मैकेनिक्स में भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज करना है तो डीएस माथुर और जेसी उपाध्याय कर सकते हो, जहां पे आपको डाउट है। लेकिन ज्यादा उसमें डाउट नहीं होगा, न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा तो मैंने बता दिया। ऑप्टिक्स में अगर डाउट है तो घटक आप करो, या सुब्रमण्यम भी पढ़ सकते हो, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। पढ़ना तभी है जब डाउट है, पढ़ना ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि वहीं पे मतलब पूरा का पूरा कंपटीशन है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है कि ग्रिफिथ में अगर आपको डाउट है, कोई सेक्शन लेट से आपको समझ में नहीं आ रहा, पॉइंटिंग थ्योरम आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, फील नहीं आई है, भले आप रट के प्रूफ तो कर दोगे लेकिन फील नहीं आई है, तो डेफिनेटली आप ग्रिफिथ से पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ग्रिफिथ नहीं उठाना है। उसका रीजन ये है क्योंकि यूपीएससी में नहीं उठाता है, और दूसरी बात अगर उठाएगा भी तो 10 नंबर का सवाल इतना टफ तो वो देगा नहीं। अब वो डालेगा 6ठा 7वां 8वां सवाल में, और 6ठा 7वां 8वां सवाल में डालेगा तो आप सवाल आप छोड़ सकते हो। और यूपीएससी लास्ट अगर 25-30 साल में मुश्किल से 1-2 साल हुआ होगा जब ग्रिफिथ उठाया होगा, तो उतना टफ सवाल यूपीएससी भी नहीं डाल रहा है, तो आपको भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो उससे पहले, अगर ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन हाँ उससे पहले कुछ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको अटेंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। कि अगर लेट से आपने चोपड़ा एंड अग्रवाल और सत्यप्रकाश सॉल्व नहीं की, जहां से यूपीएससी भी छापता है सवाल, तो फिर आप ग्रिफिथ कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लेट से आपने चोपड़ा अग्रवाल सत्यप्रकाश डीसी त्याल ये सब सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप ग्रिफिथ पे उतर रहे हो तो चलो सही है, लेकिन ग्रिफिथ में पहले उतर रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि 300 नंबर तक भी अगर मैं कहूंगा, जो अब मेरा एक्सपीरियंस रहा था, 300 नंबर तक भी फिजिक्स में उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 250 नंबर तक तो बड़ा इजी काम है, बड़ा इजी। आप केवल प्रूफ रट के चले जाओगे और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका वो लेवल हो जाता है कि आपके 250 नंबर आ जाएंगे। इतना मतलब उसमें भी आपके कम से कम 6 महीने का काम लगेगा, उतना भी आसान काम नहीं, लेकिन हाँ 250 नंबर तक वहीं तक इंश्योर हो जाता है। आप न्यूमेरिकल अगर हर सेक्शन के लिए एक बुक प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो जाके आपका लगभग लेवल आता है कि हाँ वो 290 या 300 तक का लेवल आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चोपड़ा एंड अग्रवाल जो बुक है वो, और सत्य प्रकाश, इन दो में से कोई एक किताब आप कर लेंगे। चोपड़ा के बारे में मुश्किल से 30-40 न्यूमेरिकल होंगे, उतने ही सत्य प्रकाश में थोड़े ज्यादा है। इन दो में कोई से भी एक बुक कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। और डीसी त्याल में एक एसी का चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट का आपको कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, डीसी त्याल में केवल आपको मिलेगा। तो डीसी त्याल में कम से लगभग 30-40 न्यूमेरिकल होगा एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का, और यूपीएससी पूछती है अल्टरनेटिंग करंट पे न्यूमेरिकल, तो आप वो डीसी त्याल से उस पर्टिकुलर चैप्टर को जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीसी त्याल ओनली फॉर अल्टरनेटिंग करंट, और चोपड़ा एंड अग्रवाल सत्यप्रकाश फॉर अदर सेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड लीव ग्रिफिथ्स। अब बहुत आपको जब सब कुछ कर लिए, सब कमांड हो चुका है, तब जब आप जाके ग्रिफिथ छुएंगे।
लोग बाग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं ग्रिफिथ्स करने की, तो फिर सेंस नहीं बनता है आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सही से नहीं हुआ है, मॉसफेट जेफेट पे अगर लेट से न्यूमेरिकल तो छोड़ दो, अगर 10 मार्क्स का अगर बेसिक सवाल ही आ जाए, अगर आप वो नहीं अगर सही से अटेम्प्ट करने वाले, अगर वो भी आपका वहां तक लेवल नहीं पहुंचा, फिर आप ग्रिफिथ्स पढ़ रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं ग्रिफिथ पढ़ के। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई बुक अगर रेफर करनी है, अगर वो समझ नहीं आए, तो गर्ग बंसल घोष कर सकते हो, तभी करना है जब समझ में नहीं आए। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी गर्ग बंसल घोष, और गर्ग बंसल घोष का ईच एंड एवरी सॉल्व न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, या एटलीस्ट आपको लगेगा कुछ सेक्शन में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, तो हाँ एक टाइप का तो एटलीस्ट एक कर लेना है। कब एक टाइप के आपको 5 मिल रहा है तो उसमें 1-2 कर लिए तो ओके ठीक है, आपको आइडिया मिल गया कि अब उस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे बन जाएगा। अब इतनी भी मतलब यहाँ पे कंपटीशन का लेवल होता है कि अभी 300 प्लस के ऊपर आप डिपेंड, एक एक फैक्टर डिपेंड करता है। अब लेट से आप न्यूमेरिकल आपका सही हो जा रहा है, अब आपका 7 मिनट टाइम मिलता है लगभग 10 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए, अब 7 मिनट के एंड में जाके आपको न्यूमेरिकल का सही आंसर निकल रहा है, तो आप बस केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। जो बंदा ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है वो 5 मिनट में करेगा, 2 मिनट जो बचा हुआ है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डायग्राम जबरदस्ती इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेगा, कुछ एक्स्ट्रा लेट से फॉर्मूला लिख देगा, एंड में फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख देगा, ये सब करामात करेगा, तो उसको 1-2 नंबर तो मिलेगा यार। वो सारे अगर पेपर में कर रहा होगा, सारे न्यूमेरिकल पे कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ऐसे ही वो 20 नंबर का एज लेगा। तो 300 के प्लस अब ये सब गेम काफी इंपॉर्टेंट मैटर करने लगती है। अब होता क्या है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब का भी रोल होता है कि फिजिक्स में लेट से इंट्रोडक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, कुछ फॉर्मूला लिख रहे हो, कुछ डायग्राम डाल रहे हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी डाला जा सकता है। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी में तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एंड में आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिख रहे हो, ये सब एक्स्ट्रा चीज आप डाल रहे हो, तो डेफिनेटली इसका मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब डालने का मार्क्स मिलता है और ये सब आपको डालना है, लेकिन दूसरी बात ये भी आप डाल तभी पाओगे जब आपके पास टाइम होगा। तो आपके पास टाइम होने के लिए जो 7 मिनट में जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वो 5 मिनट में होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मिनट में होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, वो केवल प्रीवियस से प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, बकायदा आपको बुक के सॉल्व एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कोई आपको सेक्शन समझ में नहीं आता है, रिफर एससी वर्मा, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी एससी वर्मा, केवल सॉल्व एग्जांपल भी आप कर लेंगे दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन हाँ सॉल्व एग्जांपल एससी वर्मा का करके जाना है। और क्वांटम मैकेनिक्स वो एरिया जहां पे अगर लेट से आपका बैकग्राउंड फिजिक्स नहीं है, कि लेट से बहुत होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, लेकिन आप फिजिक्स उठा लेते हैं, तो उनको दिक्कत मिलनी आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा वैसा सा है कि आपको थोड़ी फील आनी चाहिए। वो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली वो उतनी फील आपको आएगी नहीं उस चीज की। थोड़ा फील वाला भी है, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, तो जब तक थोड़ी फील आने के लिए लेट से जो फिजिक्स बैकग्राउंड है तो उनको लगभग समझ में आ जाता है जाएगा क्या काम है, लेकिन थोड़ी जब तक फील तभी आएगी जब थोड़ी जितना ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे। तो एससी वर्मा इज मोर देन इनफ। अब जबरदस्ती जेटली उठाने की जरूरत नहीं है, वो काम कर रहे हो तो वही है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मतलब बात वही हो जाती है फिर कि यूपीएससी का अगर जीएस का मेंस में भी कोई कुल मिला के 2 हिसाब है कि आपको नोट्स बनाने हैं और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बस। लेकिन लोग बाग मतलब हाँ अब उठाएंगे तो अब किताब उठा रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय, तो मॉडर्न इंडिया के 3 सवाल आने हैं, लेकिन हाँ किताब पढ़ेंगे शेखर बंदोपाध्याय या बिपिन चंद्रा। अब वो काम आप करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको करना है तो कीजिए, लेकिन हाँ उसका मतलब आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, साफ साफ बात है, आउटपुट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि उतना आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। हाँ आपका एक लेवल अचीव हो चुका है कि आप हाँ 310 320 आप वो लेवल है कि आप बैठेंगे आपके वो आ रहा है वो 310 320, क्योंकि आप एक बार ला चुके हैं। उसके बाद अगर लेट से आपको कुछ स्कोप नहीं मिल रहा है तो आप फाइट मार रहे हैं और जेटली बना रहे हैं और ग्रिफिथ्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो समझ में आता है, नहीं तो फिर सेंस नहीं बनता है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में मैंने 2 किताब रिफर की थी, एक बैनवेल और राजकुमार। बैनवेल में अगर मोलिकुलर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो कुछ डाउट है तो आप बैनवेल रेफर कर सकते हो, और एटॉमिक फिजिक्स में आप राजकुमार रेफर कर सकते हो। और न्यूमेरिकल मैंने केवल राजकुमार के बनाए थे फॉर बोथ एटॉमिक फिजिक्स एंड मोलिकुलर फिजिक्स। और राजकुमार से बेस्ट बेटर बुक मार्केट में आपको मिलेगी नहीं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आते नहीं है, वो आपने थ्योरी कर लिया तो सवाल बन जाएगा वैसा है, तो आपको थ्योरी एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। और थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आप डीसी त्याल रेफर कर सकते हो, कुछ लोग एस एन घोसाल भी करते हैं, लेकिन हाँ मैं कहूंगा मैंने डीसी त्याल किया था, डीसी त्याल इज मोर देन इनफ। उसमें भी सारे न्यूमेरिकल नहीं करने, कुछ कुछ जो आपको मन करे, आपको लग रहा है ये करना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट है तो करो, आपको डाउट हो रहा है करें कि नहीं करें तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत फालतू न्यूमेरिकल भी है जो शायद यूपीएससी पूछेगा नहीं। और हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में एक पार्टिकल फिजिक्स का भी सेक्शन है, उसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन दिए होते हैं और वो पूछा जाता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो वाला चैप्टर जो पार्टिकल फिजिक्स का चैप्टर है डीसी त्याल में, उसमें
कम से कम 40-50 रिएक्शन सॉल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए होंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसी बुक में डीसी तैयार में पार्टिकल फिजिक्स वाले चैप्टर पे, तो वो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगले सेक्शन पे आते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में मैंने बब्बरपुरी लिया था, और बब्बरपुरी अगर कोई सेक्शन आपको अगर कंफ्यूजन है तो वहां से पढ़ सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी इसी से प्रैक्टिस किए थे, वो भी केवल सॉल्ड। अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो इजी है, तो वो तो आप सारी क्लास में पढ़ा देते हैं, तो वो आप किसी बुक से भी पढ़ोगे तो मुश्किल से 1 या 2 दिन का ही काम है। अब रही बात एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है तो भाई साहब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड नहीं है, फिजिक्स बैकग्राउंड भी हो लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रखा है, तो कितना भी सर फाड़ लो न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, काम की बात है। हाँ, अगर 10 नंबर का न्यूमेरिकल है, थोड़ा इजी है तो बन जाएगा, लेकिन हाँ वो 25 नंबर का जो 8वें सवाल पे चिपकता है, 20-25 नंबर का न्यूमेरिकल, वहां माथा पच्ची करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वैसा सवाल आया तो समझ लो कि 8वां सवाल को आपको छोड़ना है, अब आपके केवल 7 सवाल में 5 चूज करने हैं। हाँ, लेकिन अब 5वें सवाल में कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, बहुत इजी हो अगर, तो उस लेवल तक प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैंने क्या किया था कि मॉसफेट, जफेट, ये सब जितने भी थे, तो उसके 2 पन्ने का नोट्स बना लिया था कि अगर लेट्स से थ्योरी आ गई कि मॉसफेट का एप्लीकेशन क्या है, मॉसफेट जफेट से डिफरेंट कैसे है, मॉसफेट का आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायग्राम क्या होता है, तो ये सब मैंने थोड़ा सा नोट्स बना लिया था 2-3 पन्ने का कि हाँ ये सब पूछा जाए तो ये मैं कर लूँ। और थोड़ा फार्मूला जो मेन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला वो मैंने अपने नोट्स में डाल दिए थे कि अगर कुछ बेसिक फार्मूला पे अगर न्यूमेरिकल आ जाए, स्पेशली 5th सवाल में जो कंपलसरी होता है, तो वो मैं सॉल्व कर लूँ। इतना तक कर लेना कि 8वां पे आना है तो ऐसे ही आपको छोड़ना है, और 5वां में आ जाए और कुछ इजी आ जाए, स्पेशली केवल इतना ही फैक्चुअल टाइप का कि मॉसफेट कैसे जफेट से डिफरेंट है, मॉसफेट का आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या फार्मूला होता है, मॉसफेट को क्यों यूज करते हैं ओवर बीजेटी, तो ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल है तो अगर बेसिक फार्मूला लिख दो, अगर न्यूमेरिकल उसी में बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। तो कम से कम जो अगर बेसिक चीजें आ गई तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया बेसिक, तो एटलीस्ट अगर कुछ भी करके गए हो तो वहां पे आप मॉसफेट का डायग्राम बना दिए, मॉसफेट का आईवी कैरेक्टरिस्टिक बना दिए, फार्मूला बना दिए, कुछ उस लिख दिए, तो डेफिनेटली आपका 10 में से जो लोग छोड़ रहे होंगे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप कम से कम आपको 3-4 नंबर तो मिल जाएगा। तो उतने के लिए आप कर लो, और बेसिक फार्मूला लिखिए, अगर लेट से बेसिक फार्मूला भी सवाल आ गया तो आपके ऐसे ही 10 नंबर मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली उतना तक कर लो कि हाँ बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 न्यूमेरिकल बेसिक सा न्यूमेरिकल बना लो, उतना कर लो, दैट्स इट। और एंड का जो वो है माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल कंप्यूटिंग, वो सब कुछ नहीं करना है, वो तो छोड़ने वाला ही, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर तो कुछ तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मतलब सॉलिड स्टेट से ही आपका काम निकल जाएगा। तो और ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि बहुत लोग कहते हैं कि 2 सेक्शन काफी आपका तगड़ा होना चाहिए। मेरा कहना है कि आपका पेपर 1 में चारों सेक्शन तगड़ा होना चाहिए। ये 2 सेक्शन के भरोसे वाला मेरे को गेम अच्छा नहीं लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि बहुत लोग कहेंगे कि हाँ सेक्शन ए में मैकेनिक्स से ऑप्टिक्स है, तो एक सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अच्छा आपका दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि वो पता नहीं होता है कि होता क्या, दिक्कत क्या होती जाती है ना कि लेट्स से 3rd क्वेश्चन में मैकेनिक्स के 40 नंबर का सवाल है, एक ऑप्टिक्स का फंस गया 10 नंबर का, और वो थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल है, तो आपका ऑप्टिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो वो 10 नंबर के चलते ही आपका पूरा वो गेम हो जाता है, पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। तो आपके मतलब हाँ दोनों अच्छे होने चाहिए, एक तो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा बेटर तो होगा ही आपका, एक तो मिनिमम अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हाँ रफली दोनों अच्छे होने चाहिए। क्योंकि फिर आपको अगर उस लेवल का खेलना है, लेट्स से कि आपको 320 प्लस स्कोर करना है, 300 तो मिनिमम करना ही है, 320 प्लस करना है, तो डेफिनेटली आपको वो आप नहीं लेके चल सकते हो कि आप एक ही सेक्शन को अच्छा तगड़ा कर लोगे और आप नंबर निकाल लोगे, फिर नहीं तो फिर आप वही 260 270 में खेलते रह जाओगे। और यहाँ पे भी आपका थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों ही तगड़ा होना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक मॉलिक्यूलर भी तगड़ा होना चाहिए। इधर क्या है कि न्यूक्लियर सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़ा वीक रहेगा। अब वहां पे क्या है कि आप हर साल सवाल भी नहीं आता है, तो करने का मतलब भी नहीं है, जिस बार आया उस पर हो सकता है कि 8वां सवाल में आ जाता है, तो 5वां में सॉलिड स्टेट का सिंपल सवाल होता है, तो डेफिनेटली करने का सेंस नहीं बनता है, बेसिक केल कर लेना है। लेकिन हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स आपका तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर तगड़ा नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स में तगड़ा नहीं है, तो आपका पेपर 2 के सेक्शन बी में तो ऐसे ही गेम हो जाएगी। तो ये काम इंश्योर करना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स आपका तगड़ा होना ही चाहिए, मतलब अच्छे से तगड़ा होना चाहिए, आपको इंश्योर करके जाना होगा। फिर अब रही बात लोग गलती क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक हर स्टेज में मैंने ऐसे बता दिया था जब मैं चारों स्टेज डिस्कस कर रहा था। एक जो कॉमन गलती होती है कि लोग आपके प्रूफ फिंगर टिप्स पे नहीं होते हैं, ये भ्रम में जो रहते हैं कि आईटीजेई का टाइप का है, बिल्कुल गलत बात है, आईटीजेई टाइप का एग्जाम नहीं है। मतलब आप होशियारी जितनी दिखाओगे अगर कि हाँ कि मेरे से तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, और लेट से हाइड्रोजन एटॉम ठीक है, मेरे को रिडबर्ग कांस्टेंट में निकालना है, मैं निकाल ही लूंगा, सभी को निकालने मतलब आता है रफली। और मैक्सिमम सच्चाई है कि 90 to 95% लोग आईटीएन ही बैठते हैं। तो आप अगर आईटीएन भी हो तो आप कोई एज में नहीं हो, क्योंकि कंपटीशन ही उन लोगों के बीच में हो रहा है।
तो डेफिनेटली वहां पे मतलब होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं गांठ बांध के बोल देता हूं कि अगर लेट्स से अगर हाइड्रोजन एटम आपके फिंगर टिप्स पे अगर अभी नहीं है तो फिजिक्स में 300 प्लस स्कोर करने के लायक नहीं हो। ये फैक्ट बात है। अब ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये डिमोटिवेटिंग बात हो सकती है, लेकिन हाँ एक सच्चाई भी होती है जो बोलनी चाहिए। तो सच्चाई के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अगर फिंगर टिप्स पे नहीं है ना तो वो फिर आपके नहीं निकल रहे हैं नंबर। प्रूफ फिंगर टिप्स में बेसिक चीज है, इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को आप उठाए, और प्रूफ बेसिक चीज होने के बाद आप अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रूफ अगर फिंगर टिप्स पे है तो आपको 250 नंबर तक ले जाएगा, और किसी प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप किसी बुक के साथ का जो सॉलिड एग्जांपल है वो भी आप प्रैक्टिस किए तो वो आपको 300 नंबर तक ले जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जैसे आईटीजे में आंसर निकालते थे, बकायदा आप यूपीएससी फॉर्मेट वाले पेपर पे करो क्योंकि फाइनली आपको उसी पेपर में प्रेजेंट करना है। ये सब काम नहीं किया तो फिर होता है ना कि जाके 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद फिर भी नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से वो मिस्टेक हो रही थी कि आपको आंसर निकालना तो आता है लेकिन आपको प्रेजेंट करना सही से नहीं आता है, क्योंकि आपने यूपीएससी वाले पेपर पे वो काम किया ही नहीं है। जिसने किया होगा वो उसको लीड मिलेगी, और उसने की है मेहनत तो डेफिनेटली उसको मिलनी भी चाहिए। तो एक ये भी दिक्कत होती है। आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो, टेस्ट सीरीज करना भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस कोचिंग में कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वहां पे अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब भले आपको ये लग सकता है कि बेसिकली मे बी वैसे सवाल नहीं आते जैसे यूपीएससी पूछता है, टेस्ट सीरीज में कुछ अलग ही सवाल आते हैं, मे भी होगा। और यूपीएससी का भी आप सवाल देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ अलग ही अलग होता है। यूपीएससी 2 साल का भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो टेस्ट सीरीज को आप यूपीएससी से अगर थोड़ा अगर अलग भी है तो देना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं दे रहे हो तो फिर डेफिनेटली वो आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली प्रूफ भी फिंगर टिप्स पे हो, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस की हो, लेकिन वो फाइनल टच नहीं आ पाता जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दी हो, क्योंकि फाइनली आपको वही चीज तो अप्लाई करनी है। वो अप्लाई करने का एक मौका मिल गया है रफली, वो एग्जाम हॉल में ही तो आप जाके एक टेस्ट दे रहे हो, वहां नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फाइनल जो आपका जो पेपर होगा फिजिक्स का तो वहां कैसे परफॉर्म करोगे। और फिर जहां तक ये बात रही कि लास्ट टाइम का रिवीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अब कितनी मेहनत की हो, लेट्स से आपने प्रूफ फिंगर टिप्स पे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करके गए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे किसी फॉर्मेट पे लिखे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, इतना काम करने के बाद भी अगर लास्ट टाइम का रिवीजन अच्छे से नहीं की हो तो वो 300 नंबर का जो खिलाड़ी है 200 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि वो प्रूफ याद नहीं है। तो प्रूफ जब याद नहीं है तो फिर एग्जामिनर में क्यों नंबर देगा? उसका तो मैकेनिकल काम है, 1 मिनट में देखना है, देख लिया, उसको नंबर चिपकाना है। चेकिंग कितना भी अच्छे से हो जाए इसी तरह होता है। और ऐसी बात नहीं इस तरह होता है तो कुछ खराब नंबर मिलते हैं, उनको उनकी आंखों में वो भनक होती है, पता चल जाता है कि हाँ मतलब कौन सी कॉपी किस लायक है। और अब मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ कि लेट से आपका लेवल 270 280 का हो गया, फर्दर उसको बुस्ट करके आपको 320 के आसपास आना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो 2 तरह के सवाल हो गए, एक जिसमें आपको घिसा पिटा प्रूफ आ रहा है, वही एंगुलर मोमेंटम, तो वही मोलिकुलर फिजिक्स का आ जाएगा कि रमन स्पेक्ट्रा के बारे में लिखना है आपका, और तो वही हाइड्रोजन एटम का प्रूफ, तो वही एंगुलर मोमेंटम, तो वही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो मैकेनिक्स का वही रदरफोर्ड स्कैटरिंग। अब यही इसी तरह से 40-50 घिसे पिटे एरिया जो हर साल आने हैं, तो वो तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उसके साथ साथ आप जितना डायग्राम डाल रहे हो, इंट्रोडक्शन में लेट से आप कुछ डिफाइन कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर दिए लाइंस में, फिर आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहे हो, मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर आप कुछ डायग्राम बना रहे हो, एंड में आप फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहे हो कंक्लूजन में, तो ये सब चीजें ऐड करती है वैल्यू। तो डेफिनेटली ये सब चीजें भी आपको सोचते रहना है कि क्या क्या आप किस में डाल सकते हैं कि आपका वैल्यू एडिशन होते रहे। कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आप डालो जो एकदम नॉन रिलेवेंट नहीं हो, लेकिन हाँ थोड़ा रिलेवेंट हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछी गई हो तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालोगे तभी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा। और फिर अगर जो न्यूमेरिकल वाला सवाल है, तो न्यूमेरिकल वाले सवाल में भी लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो आप डिफाइन कर सकते हो, कुछ फार्मूला डाल सकते हो, डायग्राम डाल सकते हो जबरदस्ती का। न्यूमेरिकल का आंसर निकालने के बाद आप फिजिकल सिग्निफिकेंस बता सकते हो, अब मेन बॉडी में आप न्यूमेरिकल का आंसर निकालोगे। तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपका एक्स्ट्रा मार्क्स आपको बूस्ट करेगी कि आप डिफाइन कर रहे हो, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, एंड में फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहे हो, फॉर बोथ जो प्रूफ वाला भी है घिसा पिटा सवाल एंड फॉर आल्सो न्यूमेरिकल्स। प्रूफ वाले में क्या है कि आपके वो फिंगर टिप्स पे रहेगा, तो न्यूमेरिकल में आपको ये सब चीजें करनी है तो पहले पता होना चाहिए कि ये सब चीजें करनी है। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल कम टाइम में होगा तभी कर पाओगे, न्यूमेरिकल कम टाइम में तभी होगा जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब फिर है कि एक दो चीजें, जैसे प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट बात है। होता क्या है कि अब ये प्रूफ वाले में दिक्कत नहीं होती, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है कि आपका आंसर गलत निकल गया तो आपने काट दिया, अब फिर उसके बाद आप फिर से बना रहे हो, सही आंसर निकाल लिए। अब वो जो कट्टस पिट्टस की हो ना, तो देख के मतलब इरिटेशन होता है किसी को भी, एग्जामिनर को होगा, फैक्ट बात है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ना हो, आपको कम करना है, मिनिमाइज करना है। बिल्कुल कम हो तो उतनी अच्छी बात है, अगर आपका वो हो रहा है
कट्टस पिट्टस, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा 5-10 नंबर तो कम होगा ही, उतना तो इरिटेशन हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर देखोगे बंदा अगर कॉपी आपका चेक कर रहा है तो करेगा क्या कि आपका ये कॉपी उठाएगा, सीधे से पहले से पन्ना चेक नहीं करने लगे, आपका कॉपी का वो दशा देखेगा कि किस लायक है ये कॉपी। अब फिर उसमें देख लिया कि हैंडराइटिंग भी खराब है, कट्टस पिट्टस है, बहुत जगह तो पन्ना खाली है, तो फिर उसका हो गया भाई ठीक है, इसका होना जाना कुछ नहीं है, कॉपी चेक कर दो। लेकिन अगर वो देख लिया कि हैंडराइटिंग अच्छी है, पन्ना पूरा भरा हुआ है, कहीं कट्टस पिट्टस नहीं है, तो फिर उसको भी ऐसे मजा आता है। तो आपका ऐसे ही कुछ लीड मिल गया, उसका भी मन खुश हो गया कि आपकी कॉपी चेक करने में मजा आएगा। उसको भी, एग्जामिनर को भी पता है कि उसको उस हालत में कॉपी चेक करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ खराब कॉपी से ज्यादा मजा उसको अच्छी कॉपी चेक करने में आएगा। तो आपकी कॉपी के दशा देख के उसको लग गया कि हाँ ये मतलब कोई अच्छा सही बंदा है, तो फिर हाँ आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव लीड साइकोलॉजिकली ऐसे ही मिल गई है। तो थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कि कट्टस पिट्टस नहीं है, और ऊपर से पेपर भरने का भी हिसाब होता है। जैसे मैं अगर बताऊं, आपका ये आपका यूपीएससी फॉर्मेट में अगर पेपर है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, अब यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका एंड यहाँ तक होना चाहिए। अब यहाँ तक करोगे तो ये ह्यूमन चीज है, ये सोचना बहुत ही ह्यूमन है कि मे बी इसके पास उतना कंटेंट नहीं होगा इसलिए ये इतना खाली छोड़ा है। बिल्कुल फैक्ट बात है, हर इंसान सोचेगा, हर इंसान सोचेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कंटेंट वाले बंदे हो, हम थोड़ा कम भी लिखेंगे चल जाएगा, तो ठीक है, कंटेंट है, उस कंटेंट अगर आपका ज्यादा है तो उस चीज का आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन हाँ आप इस चीज पे लूज भी करोगे कि आपने पन्ना खाली छोड़ा है। पन्ना खाली छोड़ना मेंस के लिए सबसे बड़ी बर्बादी वाला कारण होता है, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन है। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, आपको अच्छा खासा लीड मिलेगा, फैक्ट बात है। आप अगर पन्ना पूरा भरना की कला आप सीख चुके हो, तो वो भी आपके मतलब फायदे में ही ऐड करेगा। लेट से बहुत जगह होता है कि आप पन्ना पूरा नहीं भर पा रहे हो, यहीं तक भर पा रहे हो, तो थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो। पन्ना अगर भर रहा है ना, अगर एक पन्ना भरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब वो पहली बार कॉपी पलटाएगा, देखेगा जो भी आप 5 बार अटेम्प्ट किए उसके सारे पन्ने भरे हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो पन्ना भरने वाला हिसाब है, और थोड़ा एंड में वगैरह इधर भरना है। ऊपर भरने के लिए तो आपने कुछ डेफिनेशन डाल दिया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस डाल दिया, डायग्राम डाल दिया, फिर भी नहीं भर पाते हो, तो आप थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा कर सकते हो। अब पन्ना भरना काफी इंपॉर्टेंट है, फर्क पड़ता है भाई साहब। क्योंकि अगर ये मैं बोलूं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट इज द किंग, भाई कंटेंट इज द किंग, दैट्स ठीक है, दैट्स फैक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1-2 मार्क्स मैटर कर रहा है। 5 मार्क्स ही अगर का भी अगर रोल होगा इस चीज में, तो 5 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप फाइनल लिस्ट के आसपास जब आप हॉवर करोगे ना, एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस तब पता लगती है। ऐसे मतलब लोगों को लगता है कि अच्छा 5 ही मार्क्स की तो बात है। अब 5 मार्क्स क्या चीज होती है वो आपको एंड में पता चल जाएगा कि 1 मार्क्स पे जब आपकी सर्विस चेंज होती है ना, तो 5 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो आउट ऑफ द लिस्ट को लिस्ट में ला सकती है, और एक खराब सर्विस से आपको तगड़ी सर्विस भी मिल सकती है। और जहां तक बात है कट्टस पिट्टस की आपकी ज्यादा होती है, तो आप 3 सवाल नहीं अटेम्प्ट करोगे। तो जो लेट से आप जो 3 सवाल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे आप फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद फिर उसको जिस पेज पे आपको सॉल्व करना था वहां पे आप फिर 1 मिनट में हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। और जहां पे लेट से आप रफ की, वहां पे आप काट देना, लिख देना फॉर रफ वर्क ओनली, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि आप 6 सवाल अटेम्प्ट कर दोगे तो पहला 5 काउंट होता है, तो वो दिक्कत ना हो जाए। तो रफली ये मैंने डिस्कस किया कि अच्छा मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा और मेरी जर्नी कैसे रही। मैंने 4 स्टेज में कैटेगराइज किया, हर चैप्टर वाइज को मैंने डिस्कस कर लिया। फिर क्या लोग वाक का बेसिक एटीट्यूड होता है, वहाँ पे गलती करते हैं, और फर्दर आपके 270 से 280 मार्क्स आ रहे हैं, तो फर्दर आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये था। और कुछ लोग मेरे से और भी फर्दर जीएस वगैरह की स्ट्रैटेजी वगैरह भी पूछ रहे थे। तो उससे पहले मैं क्या कर लूँगा कि मेरी जो जर्नी रही, मेरे जितने मार्क्स आए 2017-18 अटेम्प्ट में, बहुत मतलब सिविल सर्विसेज में भी फॉरेस्ट सर्विसेज में भी, दोनों की मैं इंडिविजुअल वीडियो बना लूंगा कि आपको पता लग जाए कि अच्छा कि क्या कहाँ मेरे सही मार्क्स थे, कहाँ गलत थे, या कहाँ मैंने मतलब सही काम किया है, तो डेफिनेटली आपको भी उससे फायदा हो जाए। कहाँ मैंने क्या गलती की है वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि वो भी आपको पता चल जाए कि डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिट में वो चीज़ काम करे। और इसके बाद मैं एक फॉरेस्ट्री जो ऑप्शनल था मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो डालूंगा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।